हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पहले प्लेटो का जीवन परिचय देखा, फिर उसके बाद प्लेटो का न्याय सिद्धांत को देखा, फिर उसके बाद प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत को देखा। तो अब हम लोगों को प्लेटो का क्या देखना है, साम्यवाद सिद्धांत। पहले समझने से पहले साम्यवाद क्या है, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन है, प्लेटो का साम्यवाद आदर्श राज्य की स्थापना का साधन है, चर्चा करें। तो हम लोगों को बताना है कि आदर्श राज्य का कैसे साधन है प्लेटो का साम्यवाद, उस पर बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा के ही उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला है। तो ये भी समझेंगे कि जो शिक्षा सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो देखा, उसके उद्देश्यों को कैसे पूर्ति करता है, वो आज समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, यदि प्लेटो के संपत्ति को हटा दिया जाएगा तो आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ये भी क्वेश्चन का आंसर भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद की तुलना करें। जो प्लेटो का साम्यवाद है और आधुनिक साम्यवाद जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, उसमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उस पर चर्चा करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को ये सब क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत क्या है। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। प्लेटो का जो साम्यवाद है, तो प्लेटो चाहता था कि आदर्श राज्य हो, और आदर्श राज्य में क्या होना चाहिए, न्याय। न्याय क्यों चाहता था? क्योंकि उनके जो गुरु थे सुकरात, वो अन्याय का शिकार हुए थे। इसलिए वो चाहते थे कि आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति हो, और न्याय की प्राप्ति के लिए उन्होंने दो बात बोली कि एक सुनियोजित शिक्षा प्रणाली होना चाहिए, दूसरा कि साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था होना चाहिए। तो हम लोगों ने जो सुनियोजित शिक्षा प्रणाली है, वो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, और हम लोगों ने देखा कि शिक्षा प्रणाली किसके लिए था, वह अभिभावक वर्ग के लिए था। और अभिभावक वर्ग किसको बोलते हैं, शासक और सैनिक को। हम लोगों ने देखा था कि 18 वर्ष तक शासक, सैनिक और उत्पादक तीनों पढ़ते हैं। उसके बाद अधिक पहले सैनिक वर्ग को 20 वर्ष तक पढ़ाता है, फिर शासक वर्ग को 50 वर्ष तक पढ़ाता है। तो वो लोग अभिभावक वर्ग हुए। अभिभावक वर्ग का मतलब हुआ कि वह शासन कर रहे हैं, और जो उत्पादक वर्ग है वह शासित हो रहे हैं, उनका केयर कर रहे हैं, अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो ये कार्य, इनका कार्य क्या है अभिभावक वर्ग का? उनका कार्य है कि राज्य की एकता और सुदृढ़ता को बनाए रखना। लेकिन क्या था कि प्लूटो को ना आशंका था कि राज्य की एकता और सुदृढ़ता को बनाना, 50 साल तक वो पढ़ाए हैं, हो सकता है कि वो विपरीत अवस्था में आकर, विपरीत वातावरण में आकर, उनको जो सिखाया गया है, निस्वार्थी बनाया गया है, विवेकशीलता बनाया गया है, अगर वो समाप्त हो जाए तो वो क्या करेंगे? तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसके जिम्मेदारी क्या है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये विपरीत वातावरण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो उन्होंने, प्लूटो ने कहा कि एक परिवार जिम्मेदार है और एक संपत्ति जिम्मेदार है। आजकल भी देखा जाता है कि आकर्षण में फंसकर, निजी स्वार्थ के लिए, सर्वोच्च प्राथमिकता पाने के लिए सामाजिक कर्तव्यों का अवहेलना करते हैं। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, या आप कोई फिल्म देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि परिवार के लिए वह झुक जाता है, वह सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है परिवार के लिए। दूसरा किसके लिए? संपत्ति के लिए। संपत्ति पाने के लिए किसी का भी मर्डर कर सकता है वो, और परिवार की रक्षा के लिए वो किसी का मर्डर कर सकता है, और संपत्ति पाने के लिए मदद कर सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है। तो ये सब क्या है, आकर्षण में फंस जाएगा। तो क्या करेगा, निजी स्वार्थ में, निजी स्वार्थ के कारण क्या हो जाएगा, सर्वोच्च प्राथमिकता, जिस वजह से सामाजिक कर्तव्यों का अवहेलना करेगा। तो प्लेटो ने ये सब आकर्षण, जो परिवार और संपत्ति का जो आकर्षण है, इन बाधाओं को दूर करने के लिए
अभिभावक वर्ग के लिए क्या किया? नवीनतम शिक्षा सामाजिक व्यवस्था लाया। और नवीनतम सामाजिक व्यवस्था क्या है? एक है संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा है परिवारवाद, स्त्री विषयक साम्यवाद। उन्होंने दो लाया क्योंकि दो मुख्य बिंदु थे जो पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि एक संपत्ति से है, एक परिवार से है। तो संपत्ति विषयक साम्यवाद परिवार में ज़्यादातर किससे है? स्त्री से है, तो स्त्री विषयक साम्यवाद। तो हम लोग एक एक करके फिर चर्चा करेंगे कि संपत्ति विषयक साम्यवाद क्या है, उसकी क्या क्या बातें हैं, परिवारवाद में क्या कहना चाहते हैं। तो ओवरऑल प्लूटो यही कहना चाहता था कि साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है और क्षुधा रक्षक को भेड़िया बना सकती है। क्षुधा मतलब लालसा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा। इस सब से क्या होगा? जो रक्षक होगा उसको भेड़िया बना देगा। वह हमेशा लोभ में रहेगा, वह हमेशा पैसा टटोलने का काम करेगा, हमेशा अपना पॉकेट भरने का काम करेगा, वह स्वार्थी हो जाएगा। इसी सब को समझकर एक विचारक जो नेटलशिप है, उन्होंने प्लेटो के बारे में कहा, उनके प्लेटो के साम्यवाद के बारे में बताया कि प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न प्रवृत्तियों को प्रभावी और सबल बनाने का एक सहायक यंत्र है। नेटलशिप ने कहना चाहा कि प्लेटो जो शिक्षा प्रणाली जो लाया था उसमें साम्यवाद क्या करेगा कि वह सहायक यंत्र की तरह काम करेगा। अब प्लेटो का साम्यवादी व्यवस्था पूर्ण मौलिक विचार है क्या? इस पर अगर हम चर्चा करें, इसका अगर हम प्रश्न का उत्तर दें तो इसका उत्तर है नहीं। प्लेटो का साम्यवादी व्यवस्था पूर्ण मौलिक विचार नहीं है। मतलब ये पहले प्लूटो ने दिया ऐसा कोई बात नहीं है। इससे पहले स्पार्टा में था, इससे पहले एथेंस में था, इससे पहले पाइथागोरस में देखने को मिलता है मुझे। स्पार्टा में क्या था कि निजी संपत्ति तो था लेकिन उपयोग हमेशा अधिकांश वर्ग में सार्वजनिक होता था। एथेंस में क्या था कि निजी संपत्ति जो है वो थोड़ा बहुत सार्वजनिक उपयोग होता था और ज़्यादा अधिकतर क्या होता था? निजी संपत्ति। अब पाइथागोरस के आश्रम में कहा जाता है कि मित्रों के बीच सभी वस्तुओं की साझा होनी चाहिए। यह पाइथागोरस का था। और इसी प्रकार एक और साक्ष्य है कि यूरोपाइडस की जो रचना है प्रोटेसिलास, तो इसमें क्या है कि स्त्रियों के साम्यवाद का समर्थन किया गया है। इसका मतलब है कि प्लूटो जो साम्यवाद ला रहे हैं वह उन्होंने पहली बार नहीं लाया, इससे पहले भी छिटपुट में देखने को मिला, लेकिन एक जगह संकलित करने का काम प्लेटो ने किया। चलिए तो अब हम समझेंगे पहले कि संपत्ति विषयक साम्यवाद क्या है। उसके बाद हम लोग समझने का परिवार करेंगे कि परिवारवाद या स्त्री विषयक साम्यवाद क्या है। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे संपत्ति विषयक साम्यवाद। चलिए दोस्तों, प्लेटो ने अभिभावक वर्ग का मतलब है सैनिक और शासक के लिए संपत्ति साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा कि क्या कहा, उनके शब्दों में सुनिए क्या कहना चाहते हैं वो। पहली बात तो ये है कि उनके पास तो केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है। ना तो उसके पास अपना कोई घर होगा और ना ऐसा कोई गोदाम जो सबके लिए खुला ना हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए और केवल ये ही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना तक नहीं चाहिए। इसी में उसकी मुक्ति है और ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। तो उन्होंने अभिभावक वर्ग के बारे में बोला कि संपत्ति उतना ही रखिए जितना आपको जरूरत है, ज़्यादा नहीं रखना, आपको कोई आलीशान घर नहीं रखना है, कोई अपने लिए बड़का गोदाम नहीं रखना है, सामान्य भोजनालय में खाना खाना है, सिपाहियों की तरह डेरा डाल के रखना है, सोना चांदी से मोह माया नहीं करना है। अगर ये सब करते हैं तो वही असली रक्षक होंगे। यह प्लेटो का कहना है। अब हम लोग समझेंगे कि प्लेटो के जो साम्यवाद है, जो परिवार का साम्यवाद है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं। पहला विशेषता है कि यह साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं वरन केवल शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए। तो ये सबके लिए नहीं है, यहाँ सिर्फ
अभिभावक वर्ग कौन? शासक और सैनिक के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका उद्देश्य यद्यपि संपूर्ण समाज का कल्याण है, किंतु इसे संपूर्ण समाज के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता। क्योंकि शिक्षा किसे दिया जा रहा है? शिक्षा दिया जा रहा है शासक और सैनिक वर्ग को। तो उसमें जो त्रुटियां आ रही है उसको पूरा करने के लिए साम्यवाद लाया, इसीलिए वह उत्पादक वर्ग को इसमें सम्मिलित नहीं किया। दूसरा है कि इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। आधुनिक साम्यवाद की तरह इसका उद्देश्य आर्थिक विषमता दूर करना नहीं, वरन राजनीति और शासन व्यवस्था को दोषमुक्त करना है। अभी हाल ही के जो कार्ल मार्क्स का साम्यवाद है उसमें क्या है? आर्थिक विषमताओं को दूर करना है, सारे श्रमिक वर्ग को बराबर बराबर आर्थिक देना है। लेकिन उनका जो प्लेटो का जो राजनीतिक साम्यवाद था वह आर्थिक नहीं होकर क्या था? राजनीतिक था। वह शासन व्यवस्था को सही करना चाहते थे। अब तीसरा समझे विशेषता, तो प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। यह समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामिनी का मोह छोड़कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। जो प्लेटो का साम्यवाद क्या है कि भोग करना नहीं है, ये नहीं कि राजा बन गए जैसे मुगल काल में था। क्या हुआ कि जो उत्तर मुगल कालिक है उसमें क्या हुआ? सब लोग भोग विलास में ही रह गए, उन्होंने त्याग नहीं किया, उन्होंने शासन व्यवस्था नहीं सीखा, उन्होंने कैसे युद्ध चला जाता उसकी रणनीति नहीं सीखा। तो आप समझ सकते हैं ना, ये 2000 साल पहले की बातें हैं जो आज भी तथाकथित होती है। इसीलिए हम लोग प्लेटो के सिद्धांत को पढ़ते हैं, इसको अपने विचार में लाते हैं, इसको अपने दैनिक जीवन में लाना चाहते हैं। तो प्लेटो का साम्यवाद क्या है? भोग नहीं है, त्याग है। जब तक आप त्याग नहीं करते हैं, जब तक आप घर से बाहर नहीं रहते हैं, तो कैसे आपको एग्जाम निकलेगा? जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आप कैसे अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं? तो वही कहना था कि यह समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामिनी का मोह छोड़कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। तो इनके विशेषताओं को एक विचारक फोस्टर है वो सम्मिलित करके कहते हैं कि प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं वरन इसका त्याग है। तो फोस्टर कहना चाहते हैं कि प्लेटो जो संरक्षक वर्ग है ना, उसका सामूहिक रूप से संपत्ति को मिलाना नहीं बल्कि क्या है? त्याग करना है। उसको संपत्ति के मोह माया से बाहर निकलना होगा, उसे सिर्फ अपने कार्य पे फोकस करना। उसका कार्य क्या है? शासन को अच्छा बनाए रहना, निस्वार्थी होना, विवेकशीलता रहना, अपना कर्तव्य परायण करना। अब प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन निम्न आधारों पर किया है। अब प्लेटो ने संपत्ति विषयक साम्यवाद को 3 आधार पर किया है। पहला क्या है? मनोवैज्ञानिक आधार। दूसरा क्या है? दार्शनिक आधार। और तीसरा क्या? व्यवहारिक और राजनीतिक आधार। तो पहले हम समझेंगे कि मनोवैज्ञानिक आधार क्या है उनका। तो न्याय, तो उन्होंने पहले भी हम लोगों ने समझा कि जिसके पास वासना गुण अधिक होगा वह उत्पादक बनेगा, साहस जिसमें ज़्यादा होगा वह सैनिक बनेगा, जिसमें विवेक होगा वह शासक बनेगा। और जो लोग अपना अपने कार्य करेंगे वही न्याय होगा। न्याय क्या था कि प्रत्येक वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग को अपना कार्य करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। यह सब हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया है। तो शिक्षा में जो कमी था इसीलिए वह साम्यवाद लाया। अब न्याय तो तीनों के लिए था कि अपने कार्य करना, दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करना। तो अभिभावक वर्ग जो शासक हैं, सैनिक हैं, वह संपत्ति का त्याग करेंगे। क्यों करेंगे? अगर त्याग करते हैं तो शासक केंद्रित होगा, उसका मन केंद्रित होगा, वह विशुद्ध विवेक बनेगा। सैनिक क्या होगा? विशुद्ध शौर्य प्राप्ति करेगा, बहुत अच्छा रक्षक बनेगा। और ये शासक है, विशुद्ध विवेक के कारण बहुत अच्छा शासक बनेगा। दूसरा उनका कहना था दार्शनिक आधार। इस पे क्या है कि विशेष कार्य के सिद्धांत पे आधारित है कि विशेष कार्य जो करेगा वह दार्शनिक आधार है। पहला कहता है कि जो शासक है उसका कार्य क्या है? शासन करना। कैसे? निस्वार्थी, विवेकशील, कर्तव्यपरायण। और कहता है जो शासक है वो जितने भी सांसारिक तत्व हैं जो उन्हें विघ्न डालता है शासित करने में, उससे बचना चाहिए।
और वही एक तत्व जो है वह एक धन है, इसीलिए वह चाहते हैं कि संपत्ति का त्याग होना चाहिए। और यह वैसा ही विचार है जैसा कि आध्यात्मिक साहित्य में संतों के लिए मुद्रा और कंचन यानी स्वर्ण का स्पर्श वर्जित है। तो वह आध्यात्मिक व सैद्धांतिक रूप से भी, वह दार्शनिक रूप के आधार पर भी इसे कहता है कि साम्यवाद होना चाहिए, संपत्ति वर्जित होना चाहिए। तीसरा है राजनीतिक और व्यवहारिक आधार। शासन की शक्ति जो है उसका चुनाव कैसे होता है? अगर हम संपत्ति के बिना चुनाव करेंगे तो सर्वाधिक गुण संपन्न होना चाहिए शासक। यदि हम शासक जो शासन की शक्ति है, अगर उस शासक को हम संपत्ति के साथ देखना चाहेंगे, गुण नहीं देखा जाएगा, ज़्यादा क्या देखा जाएगा? संपत्ति। अब संपत्ति जिसके पास ज़्यादा रहेगा वह क्या करेगा? निस्वार्थी मार्ग छोड़कर जेबें भरेगा, दूसरों का शोषण करेगा। और प्लेटो नहीं चाहता था कि वह निस्वार्थी मार्ग को छोड़कर जेबें भरे, वह नहीं चाहता था कि दूसरों का शोषण हो। तो उन्होंने क्या किया? राजनीतिक और आर्थिक को अलग अलग किया। इसका क्या मतलब है? जो राजनीति में जाएगा वह आर्थिक में नहीं रहेगा, जो आर्थिक में जाएगा वह राजनीतिक कार्य नहीं करेगा। मतलब जो पैसा कमाएगा, जिसके पास पैसा होगा वह राजनीति में जाएगा, जो राजनीति में जाएगा वो पैसा भी नहीं जाएगा। अगर इसको हम सम अप करते हैं, अभी जितने भी कहा, जो भी आधार पे कहा, तो एक विचारक हैं सेवाइन, उन्होंने कहा सरकार के ऊपर धन के दूषित प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे स्वयं संपत्ति का विनाश करना पड़ा, जहां तक कि सैनिकों और शासकों का संबंध है। सेवाइन जैसे विचारक का कहना है कि प्लेटो को इतना अधिक विश्वास था, इतना विश्वास था कि जो संपत्ति है वह शासक को दुर्बल बना देगा, वह शोषण के प्रति प्रेरित करेगा, वह अपना जेबें भरेगा। तो उन्होंने क्या किया? सैनिक और शासक वर्ग को संपत्ति से दूर रहने के लिए कहा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलेंगे कि अरस्तु द्वारा प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना क्या क्या करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि प्लेटो का सबसे प्रिय शिष्य अरस्तु ही था और वह सबसे बड़ा आलोचक अरस्तु ही है। अगर आज की परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर कोई शिक्षक, उसके जो छात्र हैं, अगर छात्र आलोचना करते हैं तो शिक्षक को बहुत चुभता है और वह कभी अपना आलोचना नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन आज के भी दुनिया में प्लेटो जैसा और अरस्तु जैसा शिष्य होना चाहिए और प्लेटो जैसा गुरु होना चाहिए कि वह अरस्तु का स्वागत किया, उसने सारी आलोचनाओं को समझा। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके आलोचना का चर्चा करते हैं। पहला आलोचना क्या है? यह धारणा मानवीय प्रकृति की मूलभूत प्रवृत्तियों की अवहेलना करती है। प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति रखने और उसमें वृद्धि करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और इससे समाज की प्रगति होती है, परंतु साम्यवाद में निजी संपत्ति की व्यवस्था न होने के कारण व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना नहीं रहती और समाज का विषय रुक जाता है। तो अरस्तु का कहना कि साम्यवाद में अगर हम संपत्ति नहीं रखेंगे, अगर आज के भी परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक छोटा सा बच्चा जब उन्हें 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया मिलते हैं तो उनके पास एक गुल्लक होता है, वह सब गुल्लक में पैसा जमा करता है। तो ये क्या है? प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति रखने का और उसमें वृद्धि करने का स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वह हट नहीं सकता है। यही पहला आलोचना अरस्तु ने किया। दूसरा आलोचना है कि प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया गया है, जिसकी संख्या समस्त जनसंख्या की आधा से अधिक होती है। इस प्रकार यह राज्य के 2 विषम समुदाय में बांट देता है, जिससे देश की एकता बनाए रखना असंभव है। तो अरस्तु ने कहा कि उत्पादक वर्ग को रखा ही नहीं, जब उन्हें रखेगा नहीं इस वर्ग में तो क्या होगी? 2 भिन्न भावनाएं आएंगे। उसी प्रकार शिक्षा में भी देखा गया, वहाँ पे 2 विषम समुदाय भी बढ़ गया। शिक्षा में उत्पादक को नहीं रखा, साम्यवाद में भी नहीं रखा है, तो इस कारण से क्या होगा? देश का एकता बनेगा नहीं और खराब हो जाएगा। तीसरा है कि इससे
उपकार, जिससे परोपकार और उदारता की श्रेष्ठ मानवीय संभावनाएं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति परोपकार संबंधी कार्य व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर ही कर सकता है। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें कि अगर रतन रतन टाटा या अजीम प्रेमजी वह दान करते हैं, तो वह कैसे करते हैं? वो अपने निजी संपत्ति से करते हैं, ना कि किसी और के संपत्ति से। तो ये जो व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर ही दान किया जा सकता है, परोपकार किया जा सकता है, दूसरे पे नहीं। चौथा आलोचना था, प्लेटो राज्य की एकता बनाए रखने तथा उसे प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का अंत करना चाहता था, किंतु अरस्तु के अनुसार एकता उपयुक्त शिक्षा द्वारा ही स्थापित हो सकती है, ना कि साम्यवाद द्वारा स्थापित। प्लेटो चाहता था कि राज्य की अगर एकता चाहते हैं, अगर एकता बनाए रखना चाहते हैं, यदि हम उपयुक्त अच्छा शिक्षा देंगे तो उसी से एकता बढ़ सकती है, यह अरस्तु का मानना था। और हाल ही में अगर समझते हैं तो यही उचित भी है कि हम शिक्षा से ही कर सकते हैं, किसी पर बल पे या किसी पर आरोपित करके, किसी पर ज़्यादा अनुशासन लगा के हम उससे कोई कार्य नहीं करा सकते हैं। अब अगला आलोचना पढ़े समझें तो क्या है, इसमें राज्य की एकता पर आवश्यकता और औचित्य से अधिक बल दिया है। अरस्तु को प्लेटो का साम्यवाद में अति दिखाई पड़ती है, अर्थात जो पोलिस को स्वर्ग बनाने के बजाय उसे नष्ट कर देती है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अरस्तु जो प्लेटो है वो ज़्यादा बल दे रहा है, एकता को आवश्यकता के लिए औचित्य अधिक बल दे रहा है राज्य के ऊपर, कि शासक वर्ग को ऐसा होना चाहिए, किसी का भी अति का अंत हो जाता है। तो वही अरस्तु कहते हैं, ज़्यादा अति करने पे क्या होगा, अंत हो जाएगा। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें कि अगर पेरेंट्स, अभिभावक वर्ग बच्चे को अधिक जोर लगाएंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अगर उसके अंदर उतना क्षमता नहीं है या वो किसी और कार्य करना चाहता है तो अति करेगा तो क्या करेगा, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, कुछ उल्टा पुल्टा कार्य कर लेगा। तो इसलिए किसी का भी अति का अंत ही होता है। इस प्रकार अरस्तु ने इसका भी आलोचना किया। अगर छठा आलोचना समझे तो इसमें है कि साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध है। साम्यवाद क्या है, जीवन के समान अनुभव के विरुद्ध। जो सामान्य जीवन अगर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर सामान्य जीवन चल रहा है तो उसके क्या हो रहे हैं कि उसके अवरुद्ध है, क्योंकि अगर संपत्ति रखेगा ही नहीं, अगर संपत्ति न रहेगा तो कैसे हम लोग कार्य करेगा, कैसे अपने मन की लालसाओं को पूरा करेगा, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। सातवां है, प्लेटो के साम्यवाद में सामान्य जन की अवहेलना के परिणाम स्वरूप उदासीनता, अकुशलता और कम उत्पादन के परिणाम प्रकट होंगे। अरस्तु के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, जिसके परिणाम अनाकूल नहीं हो सकते। तो क्या हो रहा है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो उदासीन, क्या हो रहा है, अगर रहेगा कि आपको संपत्ति रखना ही नहीं तो वो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा, उदास हो जाएगा, अकुशल हो जाएगा, कम उत्पादन करेगा। चलो सोचेगा कि हमको संपत्ति तो रखना है ही नहीं तो हम क्या करेंगे उत्पादन करके, हम किसके लिए जोगेंगे, हम वो क्या करेगा, बर्बाद करेगा, सारी संपत्ति को बर्बाद करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जानता है कि मेरे पीछे वो संपत्ति किसी का नहीं होगा। वह आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान हो जाएगा। जो आध्यात्मिक में बुराई है वह भौतिक पे आ जाएगा, वो जमीन स्तर पे आ जाएगा, जो क्या होगा, आशानुकूल हो जाएगा, मतलब आशा के विपरीत हो जाएगा। आठवां आलोचना है, प्लेटो का साम्यवाद समाज वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है। जो प्लेटो का साम्यवाद है क्या है, समाज को अच्छा बनाने के चक्कर में व्यक्ति अपना बलिदान दे देता है। अगर इसको एग्जाम्पल में समझे तो क्या हो रहा है कि आजकल बच्चे जो हो रहे हैं, पेरेंट्स के जितने भी खुशियां हैं, जितने आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। यह होता है, अक्सर ये होता है। तो वही बोल रहा है प्लेटो की साम्यवाद किसी पर भी ज़्यादा अनुशासन नहीं लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ पर ज़्यादा थोप नहीं सकते हैं। जिसको जितना आता है वो अपने से उतना ही करे। अब हम निष्कर्ष की ओर चलेंगे कि प्लेटो का जो संपत्ति के लिए साम्यवाद था उसकी, तो उसका ये होगा कि यद्यपि प्लेटो के साम्यवाद की कटु आलोचना की गई है, इनके सिद्धांत को अव्यवहारिक तथा विभेदकारी कहा गया है। इन सब के बावजूद यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि प्लेटो के इस विचार से
तार्किकता आवश्यक है। यद्यपि कुछ बातें अव्यावहारिक है, परंतु इनके साम्यवाद आदर्श रूप में अदृश्य स्वीकार किया जा सकता है। तो निष्कर्ष में हम लोग समझे कि प्लेटो का जो साम्यवाद है, जो परिवार के लिए साम्यवाद है, जो संपत्ति के लिए साम्यवाद है, वह क्या है? अव्यावहारिक है, विभेदकारी है, लेकिन हम इसको अदृश्य रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अगर शिक्षा के माध्यम से अगर प्लेटो का अगर संपत्ति साम्यवाद को धारण करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनके सिद्धांत जो है आदर्श रूप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में, कानूनी रूप से उसे लागू करना वो औचित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इसमें संपत्ति विषयक साम्यवाद को समझा। अब हम लोग अगले वीडियो में परिवार या स्त्री विषयक साम्यवाद को समझने का कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ प्लेटो के परिवार और स्त्री साम्यवाद के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।